ओके, तो बताओ मेरे को कि पहले 5 क्वेश्चन में आपको कहाँ पे डाउट है? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन नंबर 2 आंसर की में रॉन्ग था सर, तो उसका आंसर वो हाँ सर उसका आंसर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 सही है ना सर, ये सही है ना सर? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सर ये होना। हाँ सर फाइनाइट आंसर की में सर उन्होंने डी दिया है। finite angular displacement is not a vector because, हाँ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द, बी आंसर दिया, बी दिया है सर। ए नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए बी बी रॉन्ग होगा, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सर। वो हमेशा एक दोनों क्वेश्चन का प्रॉब्लम रहता ही है सर, वो अलग ही आंसर देते हैं। ए राइट आंसर है इसका, यू आर राइट। फर्स्ट ऑप्शन, ये तो मैंने मैंने खुद बोला था आपको फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लेना है? नोट में भी लिखा है सर ये पॉइंट। नोट में भी लिखा है ना? हाँ, हाँ सर। हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो उनका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तुम क्या करो, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी पहले फाइंड करो। मतलब जैसे सेकंड हैंड का अगर तुम निकालोगे तो सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? वो आएगी 2 पाई बाय टाइम पीरियड ना। तो एक सर्कल पूरा करने में सेकंड हैंड को कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड। वही मिनट में दिया है। नहीं, रेशियो ले रहे हो ना तुम रेशियो ले रहे हो तो रेशियो सेकंड, रेडियन पर मिनट पूछा है सर, 2 पाई बाय 1 आएगा। हाँ रेडियन पर मिनट है मान लिया, लेकिन क्योंकि वो रेशियो है, बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट डजंट मैटर, तुम रेशियो ले रहे हो ना। नहीं सर, सेकंड्स में दिया तो आंसर अलग आएगा। अरे नहीं, तो मेरा आ रहा था मिनट में राइट आता सर। अरे तुम रेशियो ले रहे हो ना, तुम मेरी बात ही नहीं समझ सर सेम आता सर आंसर। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, सेम आएगा क्योंकि तुम रेशियो ले रहे हो ना। मिनट में सर सेम नहीं सर। अरे वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा ना, जिसका भी मिनट में रेशियो में वो कैंसल कैंसल हो जाएंगे ना अपने आप वो। सर आप दोनों प्रैक्टिस दोनों बता दो सर। अरे टमाटर, हाँ सर सेम आता। मिनट मिनट हैंड में क्या होगा, उसका टाइम पीरियड वो 2 पाई बाय टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाय, मिनट हैंड को पूरा एक सर्कल पूरा करने में 12 घंटे लगते, 12 घंटे लगते, 12 घंटे में, नहीं 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 नहीं, 1 घंटा लगता, सॉरी सॉरी सॉरी। मिनट हैंड को सर्कल पूरा करने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। और आवर हैंड का क्या होगा? आवर हैंड के लिए 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी होगा, तो आवर हैंड के लिए एक सर्कल पूरा करने में 12 घंटे लगते, मतलब 12 × 3600 सेकेंड। अब तुमको तीनों का रेशियो लेना है ना, तो तुम रेशियो लोगे ना, तो तुम पर मिनट लो या फिर पर सेकेंड लो, रेशियो सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेशियो आएगा 2 पाई बाय 60 इज टू 2 पाई बाय 300 इज टू 2 पाई बाय 12 × 3600। ये 60, इसको 60 से डिवाइड करो, ये 60 होगा, इसको 60 जोड़ो, ये 60 होगा, और 2 पाई कैंसिल, तो ये आएगा 1:1/60 तुम क्या करो, पूरे इसको 12 × 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 12 × 60 इज टू 12:1, मतलब मैंने पूरे रेशियो को 12 × 60 से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली हो जाएगा 720 = 12:1। ये अपना आंसर, समझे क्या? समझा सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड क्वेश्चन था शायद। नेक्स्ट, पहले 5 में, फोर्थ और फिफ्थ में कुछ दिक्कत है क्या? फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ में फोर्थ सर। देखो इसमें क्या दिया है,
angular speed of a motor increases from 200 rpm to 400 rpm in 20 millisecond. The angular acceleration of the, इसमें तुम पहला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहला काइनेमेटिक इक्वेशन जो है ना सर्कुलर मोशन का, इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 400 आरपीएम, तो इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर लो और रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 0 0 कैंसल, बेसिक सहा क्या आएगा 40 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 200 आरपीएम ना, तो 200 इसका हाफ है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। और बस ये पहला इक्वेशन यूज करो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा है 40 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 प्लस अल्फा निकालने का है, और टाइम देखो कितना दिया है, टाइम दिया 20 मिली सेकेंड, 20 into 10 raised to minus 3. हाँ 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 लेना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बस इसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और 40 माइनस 20 20 पाई बाई 3 आता है, आएगा अल्फा इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 20 20 कैंसल, आएगा पाई अपॉन 3, ये डिवीजन में जाएगा, तो अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 3, ऊपर जाके क्या होगा प्लस 3, 10 टू द पावर प्लस 3 होता है 1000 पाई बाई 3। देखो इसको कौन सा मैच होता है आंसर। अच्छा इसमें वैल्यूज में दिया है तो तुमको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी फिर, 1000 इंटू 3.14 बाई 3, 3 एक 3 0 और 3 5 15 अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन बी, 1.047 इंटू 10 टू द पावर 3। समृद्धि अंडरस्टूड बेटा? सर पाई की वैल्यू हमेशा, सर हाँ बेटा, पाई की वैल्यू हमेशा 3.414 ही लेने की ना, जब डी में होगी हाँ 3.14 अपन पहले से पाई यही की लेते वैल्यू। हैं, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू ना बेटा, ये 2/7 लेंगे तो भी चलेगा। 22/7 लोग फिर भी वही आता है, एक ही हो। ओके बोलो अगले अगले 5 क्वेश्चन में बोलो। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक, 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, ये भी न्यूमेरिकल ही है। द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल गोइंग अराउंड ए सर्कल इज हाफ, मतलब हाफ किया स्पीड, एंड एंगुलर स्पीड इज डबल्ड, एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया। तो तुमको यहाँ पे ऐसे सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो होता है वी आर और ओमेगा में, सही बात है ना। रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इन तीनों में रिलेशन है ना। तो तुमने v को चेंज किया, ओमेगा को चेंज किया, तो r थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा, r भी चेंज होगा ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आइदर आर ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय आर। तुम एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, आर ओमेगा इंटू ओमेगा। व्हाट इज आर ओमेगा? आर ओमेगा इज v ना, ये v इंटू ओमेगा हो जाएगा ना। अब देखो इसमें क्या किया, देखो हाँ ध्यान दो, इसमें स्पीड को हाफ किया और एंगुलर स्पीड को डबल किया, मतलब v को हाफ किया और ओमेगा को डबल किया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वही का वही रहेगा ना। सर मेरा राइट है तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो वो सेम, इट विल रिमेन द सेम। राइट आंसर इज रिमेन्स अनचेंज, ए ऑप्शन। सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर यही दिया है। हाँ ए दिया है ना, हाँ ए आंसर है उसका, रिमेन्स अनचेंज्ड। जिन लोगों ने मिस्टेक किया ना, उन लोगों ने क्या किया, या तो उन्होंने v स्क्वायर बाय आर यूज किया या फिर उन्होंने आर ओमेगा स्क्वायर यूज किया। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि रेडियस थोड़ी ना कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी कि रेडियस कांस्टेंट है।
ईशा इज सेइंग सर प्लीज रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ये लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा बाद में। ओके और पहले सेकंड 5 क्वेश्चन में मतलब 6 से लेके 10 तक किसको डाउट है? 6 to 10, 6 नंबर। ओके, मून, स्पीड ऑफ द मून इन किलोमीटर पर डे। अच्छा, आता जो यूनिट दिया है उसमें निकालना पड़ेगा ना, यूनिट दिया है किलोमीटर पर डे। द मून इज अबाउट 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आर दिया है अपने को, 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर, और इसका रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो दिया 27 डेज। ओके, रोटेशन का टाइम पीरियड भी है। द स्पीड ऑफ द मून इन किलोमीटर पर डे, मून की स्पीड कितनी होगी? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लिख सकता हूँ राइट। तो इसमें r क्या है? 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर, और ओमेगा क्या होता है? 2π/t ना। सर लैग हो रहा है वीडियो। क्या बात कर रहे हो, सबके लिए लैग हो रहा है? हाँ सर। नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। नहीं यार, सीपीयू यूसेज तो कम है बहुत, सीपीयू इज ओनली बीइंग यूज्ड फॉर लाइक 17-18% ही है, इधर से तो नहीं है लैग। सर यूट्यूब पे लाइव कर दो ना। हाँ सर। एक सेकंड, यूट्यूब पे लाइव कर दूं क्या? यूट्यूब पे लाइव कर दिया मैंने, मतलब टॉप राइट कॉर्नर में तुमको मिल जाएगा। ओके, सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो आर ओमेगा, इसमें ओमेगा होता है 2π/t, 3.8 into 10 to the power 5 into 2π। तुमको टाइम पीरियड सिर्फ डेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि पर डे में पूछा है ना आंसर, क्वेश्चन जो पूछा है वो पर डे में पूछा है। तो पर डे के हिसाब से तुमको कितने दिन लगते, पूरा टाइम 27 दिन लगते ना, तो इसमें 27 पुट करना पड़ेगा, बस इससे आंसर आ जाएगा। 3.8 into 2π अपॉन 27 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर डे। आंसर सिर्फ किलोमीटर पर डे में आना चाहिए। रही बात कैलकुलेशन की, तो तुमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है, देखो मेरा कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका कैसा होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 पकड़ लूंगा, और 3 2 जा 6, और 3.8 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं इसको कर सकता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 3 2 में 6, 1.26 आ जाएगा। 3.1 into 2 is 6.2, 1.26 into 6.2 by 9, इसको अप्रोक्सीमेटली 6.0 ले लो, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.3 ले लो। 1.3 into 6, तेरह 53 तेरह 65 63 ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 78, 7.8 आएगा अप्रोक्सीमेटली। मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा देखो 9 8 72 और 7 4 9 7 63, ये मेरा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके किया, इसके आसपास का आंसर मुझे देखना पड़ेगा। अरे यार सारे उसके आसपास ही है। 8.7 into 10 to the power 4 किलोमीटर पर डे, इसका 10 to the power 4 वाला कौन सा है? की मिस्टेक ही हो रही सर। क्या बात कर रहे हो, ये आ जाएगा आंसर। फिजिक्स में क्या है कि तुमको एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना ना, तुमको उसके आसपास का आंसर निकालना है। तो उसके आसपास मेरा क्या आ गया, ये आ गया 8.7 10 to the power 4, आंसर 8.8 into 10 to the power 4। तो फटाफट करने के लिए तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके कर सकते हो, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, और किसको डाउट है पहले 10 क्वेश्चन में बताओ, तुम्हारे डाउट्स रेडी रखो। ओके,
साक्षी कौन सा क्वेश्चन बेटा? रोहन बोल रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा फिर। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, 11 भी है क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है, मैं 12 बोलता हूँ और 11 भी बोलता हूँ। देखो 12 में क्या दिया है कि an object moves at a constant speed along circular path object moves at constant speed along a circular path in a horizontal xy plane with the center at the origin. ठीक है, when the object is at x equal to -2m, its velocity is -4 meter per second j. What is the object's acceleration when it is at y is equal to 2 meter? सर्कुलर पाथ है। पहले तो तुम ऐसे क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है, बिना डायग्राम के आंसर आएगा ही नहीं। ये सर्कुलर पाथ है। जब ऑब्जेक्ट x इक्वल टू -2 मीटर पे होता है तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दी है? -4 मीटर पर सेकंड। माइनस है इसलिए मैंने डाउन लिया। देखो मैंने नेगेटिव वाई डायरेक्शन क्यों लिया? क्योंकि माइनस है इसलिए। प्लस होता तो मैं ऊपर लेता, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे अपने को क्या पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट होगा y इज इक्वल टू 2 मीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? यहां पे ना, तब पार्टिकल इधर जा रहा होगा ना, तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यार उसका एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगा, सेंटर की तरफ, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा उसका सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। और सेंटीमीटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाय r। इसकी v कितनी है? 4 का स्क्वायर 16 और r कितना दिया? 2 मीटर, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और ये कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -8j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे? बहुत इजी था। हाँ इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना, जिन लोगों ने डायग्राम, जिन लोगों ने बिना डायग्राम ड्रॉ करे सॉल्व करने की कोशिश की, उनके लिए नहीं है आसान। ये उनको नहीं, मतलब इमेजिन कैसे होगा ये? बिना डायग्राम के तुम नहीं कर सकते इसको। सर आंसर की में तो डायग्राम दी थी। नहीं ये मतलब क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ी ना दी होगी, क्वेश्चन में तो सब कुछ मेंशन किया है कि नहीं? तुम बोल रहे हो कि सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं दी है? दी है सर। अच्छा दी है, दी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, उसमें देखो, ये मुझे किसी ने डाउट पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। आई थिंक 5-6 दिन पहले पूछा था एक्चुअली। A stone is tied to end of a string 1 meter long is whirled in a horizontal circle। मतलब एक स्टोन को तुम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है? ओके, और वो क्या कर रहा है? 22 रिवोल्यूशंस इन 44 सेकेंड। ओमेगा क्या होगा? 22 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक रिवोल्यूशन का 2 पाई, तो 22 रिवोल्यूशन का 22 इंटू 2 पाई कितने सेकंड में? 44 सेकंड में। तो एंगल कवर्ड अपॉन टाइम ओमेगा होता है ना, तो ये आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इसका ओमेगा आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो यार एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल होगा ना, और वो होगा आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है? 1 मीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पे बोला है 1 मीटर लॉन्ग, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर, तो बी ऑप्शन, पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, साक्षी बोल रही है कि सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ।
साक्षी फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा, अरे ये तो बहुत इजी है बेटा साक्षी, क्या हो गया, पहले में गड़बड़ हो गई। A particle is moving in uniform circular motion with radius r in quarter revolution. क्वार्टर मतलब 1/4, तो 1/4 रिवोल्यूशन में क्या होगा, 1/4 रिवोल्यूशन में ए से बी चला जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ये आएगा सर थीटा बाय 360 ऑफ 2 पाई, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √2r, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए ये लेंथ ऑफ द पाथ लेना पड़ता है ना, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr/4 मतलब πr/2, πr/2 मतलब π/2 इज 1.57 या फिर 0.5 πr, ये आ गया डिस्टेंस। तो राइट आंसर इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोला ना, ये बी ऑप्शन। बी। ओके साक्षी समझ में आ गया बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ the particle is constrained to move in a circle with 10 meter radius. At one instant, particle speed is 10 meter per second and is increasing at the rate of 10 meter per second square. The angle between particles velocity and axis, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना ऐसे, तो पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है सेंट्रीपिटल, एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम फाइंड कर सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v²/r, यहाँ पे v कितना दिया 10 और r कितना दिया 10, तुम उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो 10² / 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम ये एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों इक्वल है, देखो ये और ये, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री आएगा ना, है कि नहीं। वो जो एंगल निकालते हैं अपन, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है, वो एंगल क्या रहता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC/AT, क्योंकि दोनों इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री, 45। सी ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है। 18। क्वेश्चन नंबर 18, ओके क्वेश्चन नंबर 18 17, 18 एंड 20, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, अ स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम is tied to the end of a string of length 1 meter. It is whirled in a horizontal circle on a smooth table with frequency 30 rpm. Which of the following statement is wrong? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन है। तुम इसको घुमा रहे हो, ओमेगा दिया 30 rpm, तो 30 इंटू 2π/60, ये हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। मैंने तो सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लिया भाई, इसका मास दिया है 0.25 kg में, केजी में ले रहा हूँ, सब कुछ ऐसा यूनिट में पहले ले लेने का ताकि बाद में मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। और लेंथ, इसका रेडियस दिया है 1 मीटर, इससे तुम्हें ये सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन आ जाएगा ना, इसमें टेंशन इज mr ओमेगा स्क्वायर, m इज 0.25, r इज 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा π²/4 न्यूटन। तो पहला स्टेटमेंट जो है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू π²/4, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
ये स्टेटमेंट राइट है। द स्पीड ऑफ द स्टोन, स्पीड कितनी होगी इसकी, v, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, आर 1 मीटर है, ओमेगा पाई, मतलब पाई मीटर पर सेकेंड होगी वेलोसिटी। तो ये भी करेक्ट है, स्पीड ऑफ द स्टोन। वो एक्चुअली मीटर पर सेकेंड टाइप करना है, वो एन पर सेकेंड टाइप कर दिया गलती से। हाँ सर। ईशा बेटा, हाँ सर, एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, ना 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 ना, वो हाँ सर। एम पर यस करना था वो। तो इसलिए हमें लगता है हाँ सर। अरे हाँ सर। अरे वो यूनिट है उसका। देखिए हमने एक बार कर दिया क्योंकि अरे स्पीड ऑफ द स्टोन मीटर पर सेकेंड, तो मैम ने मीटर पर सेकेंड टाइप, तो एम टाइप करते करते एन टाइप कर दिया, एम के साइड में एन, वो मीटर पर सेकेंड है। ईशा बेटा, वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में तुमको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी बेटा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, उस पर क्लिक करो, यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो आर ओमेगा, इसमें ओमेगा होता है 2 पाई बाय 2, 3.8 into the power of और 5 into 2 pi। तुम सारे इसको स्टेट, टाइम पीरियड्स डेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि पर डे में पूछा है ना आंसर, क्वेश्चन जो पूछा है वो पर डे में। ओ तेरी, मैंने ये वीडियो ऑन कर दिया तो मेरा ही आवाज में मैं सोच रहा हूँ मेरी आवाज में कौन बात कर रहा है। ओके, if tension in the string is 100 Newton, then maximum speed with which stone can be whirled। अच्छा, मैक्सिमम टेंशन अलाउड कितना बोला उन्होंने, 100 न्यूटन। टेंशन टेंशन है mv स्क्वायर बाय आर, ये 100 बोल दिया। नहीं मास, सर, टेंशन 100 नहीं है, 100 पे मैक्स स्पीड कितनी होंगी वो है। अरे वही ना, मतलब टेंशन अगर 100 न्यूटन अलाउड है, if tension in the string is 100 Newton, the maximum speed with which stone can be whirled। अच्छा हाँ ठीक है, तो टेंशन अगर 100 होगा तो स्पीड कितनी आएगी, v स्क्वायर अपॉन आर कितना है 1 मीटर, तो v स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन 0.25, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। 400, तो v बराबर 20 मीटर बराबर है, मतलब वो भी करेक्ट है, इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब लास्ट वाला रॉन्ग होगा फिर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस एज द स्टोन मूव्स इन द सर्कल, हाँ ये रॉन्ग स्टेटमेंट, टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा ना, कि जैसे 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 स्टोन घूमेगा, टेंशन तो फिक्स है ना, T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जब तक ओमेगा फिक्स है टेंशन फिक्स है। ऋषिकेश इज आस्किंग वर्ल्ड म्हणजे काय, वर्ल्ड म्हणजे फिरवणे बेटा, गोल फिरवणे। ओके ओके, इसके बाद लेना था हमें क्वेश्चन नंबर 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड v ऑन ए कर्व रेलवे ट्रैक। कर्व रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन है, ठीक है। ऑप्शन ले लेता हूँ मैं पहले तो, ओके। A train is moving with speed v on a curved railway track of radius r. Spring balance loaded with a block of mass m is suspended from the roof of the train. The reading of the spring balance, अच्छा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आएगी। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तुम ऐसे मतलब सर्कल में घूम रहा है ना ऐसे v स्पीड से, ठीक है, और ये व्हील से। अब तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, और इसको तुमने एक मास अटैच कर दिया, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी। क्या होगा कि वो जो मास है उसके ऊपर दो दो फोर्सेस लगेंगे, उसके ऊपर दो फोर्सेस कौन से लगेंगे, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, और क्योंकि वो सर्कुलर रोड पे गोल घूम रहा है सर्कल पे, तो हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इधर लगेगा, तो ये तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे मास है और इस पे लग रहे दो फोर्सेस, एक फोर्स लग रहा है इधर mg, एक लग रहा है इधर mv स्क्वायर बाय आर,
तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो रीडिंग इन दोनों का नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना, इन दोनों का जो नेट होगा वो उसकी रीडिंग होगी ना, तो उसकी रीडिंग कुछ ऐसी आएगी, ये उसकी रीडिंग होगी। तो वो डीप में रूप में डाला है क्या मतलब मतलब इसमें रूट नहीं था, मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं था। डी ऑप्शन में रूप नहीं है सर। हाँ सर। ओ अरे स्क्वायर होल टू द पावर हाफ चाहिए ना, होल टू द पावर हाफ चाहिए, सही बात है, ऐसे चाहिए, ऐसा चाहिए, हाफ होना चाहिए, ये तो फिर रूट होना चाहिए। होल टू द पावर हाफ होना सर चाहिए। हमारा आंसर है, यही आंसर आया था क्या? लेकिन वहाँ पे रूट ही नहीं था सर, रूट ही नहीं था सर वहाँ पे। हाँ सर आया। वो पावर हाफ, सर और कोई भी क्वेश्चन में नहीं है ऊपर से। तो फिर तुमने क्या टिक किया फिर? क्या डी टिक किया कोई और टिक किया या टिक ही नहीं किया? ठीक ही नहीं किया सर, रूट हाँ नहीं था सर, रूट ही नहीं था इसलिए नहीं किया सर वो। हाँ सर इसके लिए नहीं किया। लगता है इस पेपर में काफी प्रिंट मिस्टेक्स है, मुझे देखना पड़ेगा लगता है पेपर अपलोड करने से पहले हर बार। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 15। इसमें देखो, an electric fan has blades of length 30 centimeter as measured from axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, acceleration of the point at the tip of the blade, तो टिप ऑफ द ब्लेड का जो एक्सेलरेशन होगा कि वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा ना बेटा, टिप ऑफ द ब्लेड का जो है, जैसे ये टिप ले लो, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, शायद आंसर गलत है। तो मैं करके देखता हूँ, गलत तो नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हारा होगा आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा दिया है 1200 आरपीएम, मतलब 1200 इंटू 2 पाई/60, 0 0 कैंसल, साइन 2 ने 12, 20 20 इंटू 2 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा तुम वहां पे पुट करोगे, और आर की वैल्यू कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, ओमेगा स्क्वायर इज 40 पाई का स्क्वायर, 0.3 मीटर। तो 0.3 इंटू 1600 पाई स्क्वायर, 1600 into 10। पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, ये अप्रोक्सीमेटली हाँ 10 सर के 10। बाद, तो ये 10 इंटू और पॉइंट, तो उसको सर उन्होंने शायद से उसका अप्रोक्सीमेटली 10 नहीं लिया स्क्वायर को, 5 स्क्वायर को 10 नहीं लिया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4800। अच्छा, तो उन्होंने 4800 के सबसे क्लोज आंसर ये है ना, बी। अरे हाँ वही। सर उन्होंने शायद 5 स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 नहीं लिया सर। ठीक है ना, अरे आपने 9.8 अपना आंसर तो आ गया, हाँ अपने को तो समझ में आ गया ना कि भाई सेकंड ऑप्शन होगा, सबसे क्लोजेस्ट वही है, और आपने को एग्जाम में फास्ट क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आंसर 47। वैसे बहुत क्लोज तुमको ऑप्शन देंगे भी नहीं, देंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें कंसेप्ट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे जनरली। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर 20 उसमें डायग्राम नहीं दिया। ओ डायग्राम की जरूरत नहीं लगती। अरे एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया भी है, सर नहीं मतलब वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि जिन्होंने वो लेक्चर किया उनको नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने किया था, उसमें 3 मासेस लिए थे, एक मास ऐसे जोड़ दिया, फिर एक मास ऐसे, और फिर एक मास ऐसे, और फिर ये सर्कल में घूम रहे सारे, ये इस सर्कल में, ये इस सर्कल में, और ये इस सर्कल में।
तो अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो निकालना था। तो यहाँ पे टेंशन, फिर यहाँ पे कितना टेंशन आएगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा, तो इनका रेशियो निकालना था ना टेंशन का। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है। T1 तो आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3L है, और इसका मास आइडेंटिकल बोल दिया ना उन्होंने, तो आइडेंटिकल बोल दिया तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि सबका मास सेम है, एम एम बट एम। वो उनकी पता नहीं क्या बोल रहे एल हो? लेना ना सर। आइडेंटिकल बोला ना, और सबकी सबकी लेंथ एल एल लेनी ना, आइडेंटिकल बोला उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्या बात कर दिया मास तो दिया है मतलब आइडेंटिकल, बट वो लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला। लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, बात सही है, लेकिन लेंथ आइडेंटिकली है यहाँ पे, एल एल एंड एल। तो जो सबसे दूर वाला एम है उसकी 3L हो जाएगी, तो उसका जो टेंशन आएगा वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये T1 आ जाएगा। T2 में क्या होगा कि इसका भी सेंट्रीफ्यूगल आएगा और ये T1 भी ऐड होगा उसमें, तो T2 क्या हो जाएगा, M3L ओमेगा स्क्वायर तो है ही, उसके साथ साथ अब इसका सेंट्रीफ्यूगल क्या आएगा, M इंटू 2L ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा M इंटू 5L ओमेगा स्क्वायर, ये T2। और T3 में क्या हो जाएगा कि T3 में इसका सेंट्रीफ्यूगल और उसमें T2 ऐड हो जाएगा, तो T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर, ये 6 ML ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों का रेशियो अगर तुम देखते हो तो क्लियरली दिख 3 5 6, 3:5:6। तो इसमें ऑप्शन है क्या, 3:5:6 है, लास्ट ऑप्शन डी। हाँ सर। लेकिन तुम्हारी बात सही है, इसमें एक्चुअली डायग्राम देना चाहिए, ये मेंशन किया है शोन इन द फिगर, तो डायग्राम होना चाहिए उसमें। मैं नेक्स्ट टाइम खुद पेपर खुद देख के फिर अपलोड करूंगा पेपर। हाँ सर। सर अब यहाँ पे टाइम पीरियड सबका सेम है, तो फिर वो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है सर। हाँ ओमेगा सेम है ना, इसलिए तो रेशियो में मास भी तीनों का सेम है और ओमेगा भी तीनों का सेम है, इसलिए तो ओमेगा स्क्वायर रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, मास भी कैंसिल हो जाएगा और एल 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 कैंसिल हो जाता है, बस 3:5:6 रहता है बस। 23 23 and Samruddhi is asking 29. Okay, 23 and 29. 23. A table fan attains speed of 120 RPM in 10 seconds. How many rotations blades have performed till reaching this speed? देखो इनिशियल स्पीड जो है वो तो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और फाइनल स्पीड 120 RPM है, मतलब 120 इंटू 2π/60, ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रोटेशंस हैव द ब्लेड्स परफॉर्म टिल रीचिंग दिस स्पीड, तो इसका मतलब थीटा निकालने का है ना अपने को, एंगल कितना कवर हुआ। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा इक्वेशन यूज करना सही रहेगा? काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन है ना अपने पास, तो फर्स्ट सेकंड की थर्ड। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड में टाइम चाहिए, बट नहीं ना, लेकिन टाइम चाहिए ना, टाइम नहीं ना अपने पास, तो थर्ड वाला ज्यादा सही रहेगा। सर टाइम है ना सर 10 सेकेंड। क्या दिया, टाइम दिया है क्या? नहीं ना, कहा हाँ, दिया? 10 सेकंड है। अरे कहा दिया है 10 सेकंड? अरे 10 सेकंड दिया है क्या? ओ हाँ सिर्फ फर्स्ट में। अरे तो फिर तो सेकंड यूज करो सीधा थीटा निकालने के लिए। हाँ सेकेंड यूज करें। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, नहीं अल्फा निकालना पड़ेगा पहले, फिर फर्स्ट यूज कर, फर्स्ट इक्वेशन पर निकाल देंगे सर। फर्स्ट इक्वेशन यूज करके पहले अल्फा निकाल लो, ये 4 पाई 0 अल्फा 10, तो अल्फा की वैल्यू आती है 0.4 पाई, और फिर इसको इसमें पुट करो, थीटा आएगा ये 0 हाफ 0.4 पाई, टी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, डी ऑप्शन।
ये आएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 0.4 इज 40, 40 बाई 2 इज 20, 20 पाई, थीटा 20 पाई आता है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे? 20 पाई बाई 2 पाई, 10 रोटेशंस ना, तो उतने टाइम में 10 रोटेशंस हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन। ओके, उसके बाद 23 हो गया। समृद्धि बोल रही है 29। समृद्धि सिंह 29, 29 बोल देता हूँ मैं एक बार। A particle originally at rest at the highest point of a smooth circle in vertical plane is gently pushed and starts sliding along the circle. It will leave the circle at point P at distance h below the highest point such that, अरे ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया है एक्चुअली। ये कॉइन का क्वेश्चन याद है क्या? वो हेमिस्फीयर में किया था कि एक कॉइन है, हाँ उसको सर, उस, हाँ सर, तो उस कॉइन को पुश किया, लेकिन मैंने बस थीटा निकालने के लिए बोला था। मैंने थीटा निकाल, यहाँ पे वो क्या करेगा, तो उसके लिए हाइट निकाली थी ना पहले। हाँ तो हाइट निकाल सकते हो तुम यहाँ से। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होती है, समृद्धि बेटा, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होती है तब वो कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब जहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे 0 होगी? तो ये अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये होता है, मुझे लगता है आंसर आया था कुछ तो भी, cos थीटा इक्वल टू 2/3 आया था। आई रिमेम्बर दिस, cos थीटा इक्वल 2/3 सॉल्व किया था इसको, क्लास में सॉल्व किया था। हाँ सर, थीटा इज मतलब cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे तो h पूछ लिया ना, यहाँ पे h ये वाला, तो ये h की वैल्यू क्या रहती है? r इंटू 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये r है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आता है r cos थीटा। ये पूरे r में से तुम r cos थीटा माइनस करो, तो यहाँ पे पुट करो फिर वैल्यू, r इंटू 1 माइनस 2/3, r इंटू 1 माइनस 2/3 इज 1/3, r/3। अगर तुम्हें ये याद है तो जल्दी आ जाएगा, नहीं याद है तो तुमको ये डिराइव करना पड़ेगा पहले, तब जाके इसका आंसर आएगा। समृद्धि, सो यू रिमेम्बर दिस 2/3 कैसे आया था? इफ यू डोंट रिमेम्बर, डू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। हाँ ये हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 27। 27। क्वेश्चन नंबर 27 में स्मॉल ब्लॉक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी हुआ है क्लास में? उसका शायद आंसर गलत दिया। नहीं, हाँ सर। A small block of mass m is placed in a semi-hemispherical bowl of radius r and the bowl is set rotating about the axis of symmetry. ये तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था यार ये वाला क्वेश्चन अपन ने। ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल है, घूम रहा है, अपन ने फ्रिक्शनलेस कंडीशन में भी किया था और फ्रिक्शन वाले कंडीशन में भी किया था इसको। आई थिंक यू माइट रिमेम्बर दिस। ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं, और इसने वर्टिकल के साथ ये एंगल किया है थीटा। ओके, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल किया। क्वेश्चन ये है कि if there is no friction between the block then angular speed of the bowl is, तो बाउल की एंगुलर स्पीड कितनी है? तो ये डाउनवर्ड mg होगा, इधर m r ओमेगा स्क्वायर आएगा, अज्यूमिंग कि ये r है, ठीक है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगी n, इनको बैलेंस करने का है। तुम n को रिजोल्व करके बैलेंस कर सकते हो। तब ऐसा है, इधर n है
इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इधर एम जी है, तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड करो, एन एन कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू एम, एम भी कैंसल, ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अभी जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, उसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, तो उसके कंपैरिजन ये स्मॉल आर अलग आएगा ना, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन निकालना पड़ेगा अपने को। ऐसे कैसे निकालेंगे? तो यहां से लेके यहां तक ये भी कैपिटल आर, ये भी आर है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये थीटा, ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनस। ये हुआ एक्चुअली क्लास में, तो तुम स्मॉल आर की सर वैल्यू, सेम क्वेश्चन घेतला होता सर, तो ये स्मॉल आर की सर वैल्यू सेम क्वेश्चन घेतला होता. सेम टू सेम यही क्वेश्चन हुआ था क्लास में। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कैपिटल आर साइन थीटा, और tan थीटा को पुट करो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g अपॉन आर कॉस थीटा, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट g अपॉन आर कॉस थीटा। दिस इज द आंसर, where capital R is the radius of the hemispherical bowl. ये आंसर बी। ओके ओके, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 31. 31 थेरोटिकल। सर 20 बताओ ना सर एकदम. 32. 20 अभी डिस्कस हुआ ना बेटा, 20 तो अभी डिस्कस करके बताया ना मैंने। उसमें डाउट है क्या कुछ फिर से? हाँ सर, क्या डाउट है उसमें? हो गया डिस्कशन सर. ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये जो 31 जो है। Which of the following statements is false for a particle moving in circle with UCM? के लिए कौन सा false statement है? तो चारों स्टेटमेंट चेक करो UCM के लिए। UCM है ना, वेलोसिटी वेक्टर इज टैंजेंट, सही बात है, वेलोसिटी वेक्टर टैंजेंट होता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर, बराबर बात है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है ना, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सर डी. उसके बाद क्या बोला था? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर बात है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी राइट है। मतलब राइट आंसर तो ये आएगा ना लास्ट वाला, नन ऑफ दिस। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ सर. है कि नहीं? 28. 28 अच्छा 28 में कुछ नहीं यार, 28 में सिर्फ n के टर्म्स में दिया है बस, दैट इज द ओनली डिफरेंट थिंग अबाउट 28। A stone of mass m is tied to a string and is moved in a vertical circle of radius r। उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो अगर तुम उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाओगे ऐसे, स्टोन है, उसका मास m है, मेकिंग n रिवोल्यूशन पर मिनट, n rpm, मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई n बाई 60 रेडियन पर सेकेंड ना। ये समझा क्या तुम लोगों को? ओमेगा कैसे आया? n rpm दिया है उसका, n रिवोल्यूशन पर मिनट। टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे टेंशन कितना आएगा यार? यहाँ पे टेंशन तो इस पे डिपेंड करेगा ना, डाउनवर्ड mg भी आएगा और साथ साथ ग्रेविटी का फोर्स, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r बोलो या फिर mr ओमेगा स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा
T is equal to mg plus mr ओमेगा स्क्वायर, mg plus mr ओमेगा स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर ना, ये 2/30 हो जाएगा ये, तो पाई n बाई 30 का स्क्वायर, इसमें से m कैंसिल ले लो, g प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर r अपॉन 30 का स्क्वायर 900, लास्ट ऑप्शन। ओके गॉट इट। थोड़ा ओमेगा में कंफ्यूजन हुआ था। बस ओमेगा को कन्वर्ट करना था, ये आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, बस दैट्स इट। चलिए वही मिस्टेक। ओके अभी बोलो लास्ट क्वेश्चन है, बस 35 लास्ट वाला है डायरेक्ट। 32 35 35 ओके देखो, a car takes a turn on a road of radius of curvature equal to 50, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, सेफ वेलोसिटी पूछी है, तो सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना बेटा अपने पास, ये तो सब लोगों को पता है, अंडर रूट म्यू आर जी, यही है ना। आंसर नहीं है। अंडर रूट म्यू आर जी है ना, हाँ सर। तो अंडर रूट म्यू कितना दिया 0.8, आर कितना दिया 50, जी कितना दिया 10, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 बोले तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तुमको सिर्फ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का है, 20 इंटू 18/5, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर, आ गया आंसर। आंसर सी दिया है। हाँ सर। हाँ सर आंसर 50 दिया है। सी गलत है, फिर बी इज द राइट आंसर आंसर, 50 है। बी इज द राइट आंसर, 72 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये तो आया था। वही राइट है, वही राइट है, बी राइट है। जिनका वो गलत हो गया वो 5 मार्क एक्स्ट्रा ऐड कर लो अपने इसमें। ओके चलो फिर आज यही पे रुकते हैं, अभी 9:15 हो रहे। ओके हाँ बेटा। मेरा क्वेश्चन आप सेंड कर दो सर। हाँ मुझे Solutions. बोलो बोलो, अभी बोलो, मैं अभी बोलता हूँ, क्वेश्चन बोल दो सीधा, अभी वो बैटरी खत्म हुई ना उसकी। एक मिनट। 35 35 आप भी डिस्कस हुआ ना। थर्टी फाइव में करेक्शन है, वो 72 आंसर आना चाहिए, शायद उसमें की में गलत दे दिया। सर 32 32 एवरेज एक्सेलरेशन, ओहो अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? Tell me the definition of average acceleration. अरे बोलो फास्ट। चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा मुझे बताओ 5 के स्पीड से हाफ रिवोल्यूशन कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 5 के स्पीड से हाफ रिवोल्यूशन करने के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल v हाँ डिस्टेंस पाई आर बाय वी, राइट? पाई आर इज द हाफ सर्कल, 2 पाई आर फुल, पाई आर हाफ, तो पाई इंटू आर दिया 5 मीटर और वी भी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा टी कितना आएगा? पाई सेकेंड्स ना। ये समझा के मुझे बताओ बस, आधा रिवोल्यूशन करने में इतना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन करने में इतना टाइम लगेगा। यहां तक सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके
अब एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही है ना एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हाँ, अपॉन सर। टाइम। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, 5 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 तो चेंज कितना? -5 -5 तो चेंज कितना हुआ फिर? 10 10 का चेंज हुआ ना, इसका मतलब 5 माइनस ऑफ -5, 10/5 राइट? और टाइम कितना है? पाई सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन कौन सी बुक से दिए थे सर आपने? हाँ सर। हाँ सर। ये सीक्रेट है, ये नहीं बताऊंगा। फिर तुम वो वाला बुक देख लोगे फिर। अरे वैसा नहीं, मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता एक्चुअली। जो मतलब पेपर निकालते टाइम है ना, मैं अलग अलग बुक्स देखता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे, वो मैं मैम को बोल देता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन। कभी कभी सारे क्वेश्चन एक बुक से रहते हैं, कभी कभी आधे क्वेश्चन एक बुक से, आधे दूसरे, कभी कभी तो बहुत ज्यादा मिक्सअप करता हूँ। पहले तो मेरे पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ करते थे, तो मुझे बहुत से बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर आप बहुत ही डिफिकल्ट पेपर निकालते हो। तो फिर मैंने थोड़ा लेवल मीडियम किया, अभी पेपर भी आसान आ रहे हैं नीट के, मैंने भी सोचा कि इतने डिफिकल्ट पेपर निकाल के क्या होगा। हाँ सर, वो लेकिन वेक्टर का देखो, क्वेश्चन है। नहीं बेसिकली, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुम समझो कि ना क्वेश्चन के टाइप्स भले ही थोड़े अलग अलग क्यों ना हो, वो मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन सब में सेम ही है, कंसेप्ट वही रहता है हमेशा। आप नोटिस करो एक चीज को कि कंसेप्ट वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है ना, वो वही रहता है। हाँ बेटा, आपका एक क्वेश्चन था डाउट जो वेक्टर्स का। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है सर, एक्सरसाइज। हाँ बोलो मेरे को। लेट ए वेक्टर लेट ए वेक्टर and b vector एंड बी वेक्टर be the two vectors हाँ magnitude 10 unit each. ओके 10 unit each. मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। If they are inclined इफ दे आर इंक्लाइन to the x-axis टू द एक्स एक्सिस 30 degree, एट 130 की 120? 130, 30 degree sir, 30 sir, 30 हाँ 30 डिग्री एंड degree, एंड 6 degree, 60 डिग्री 60 degree देन respectively. इफेक्टिवली देन रिस्पेक्टिवली देन, The resultant. तो उनका रिजल्टेंट बोलना है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? सर तो मेरा आंसर 19.9 समथिंग कुछ तो आया था, लेकिन उस उन्होंने 20 cos 50 डिग्री दिया है सर। देखो बेटा, ये एक का एंगल कितना है? 45 इसका एंगल 30 है और इसका एंगल 60 है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा फिर? हाँ सर। दोनों के बीच का एंगल तो 30 हो जाएगा ना। और वेक्टर का एडिशन क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्लस 2ab cos थीटा। ये अंडर रूट हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 ना, √300 तो ये आएगा हाँ 100 सर। प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100 cos 30 इज √3/2, √300 हाँ। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 200 100 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू कितनी रहती है? 1.73। अब 1.73 इंटू 100 कितना होगा? 173, हाँ राइट? सर। तो हो जाएगा हाँ। 200 प्लस 173, मतलब ये हो जाएगा 373। तो अप्रोक्सीमेटली हाँ। सबसे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 19
363 19 हाँ 19 राइट। तो 19.1 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। सर उन्होंने दिया है हाँ 20 cos 50 degree unit at 45 degree with x axis. अच्छा, दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? वो तो बात सही है, रिजल्टेंट का एंगल तो ठीक है, एंगल बिल्कुल दोनों के बीच में आएगा ना एग्जैक्टली। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हो तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बिल्कुल उनके बीच में आएगा ना ऐसे। एग्जैक्ट ये आ जाएगा ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट विल बी एट एंगल 45 डिग्री, बिल्कुल दोनों के बीच में आएगा ना रिजल्टेंट। हाँ 45। और जो वैल्यू उन्होंने दी सर वो 20 cos 50 degree. तो 20 cos 50 मतलब इतना ही है। तो cos 50 की वैल्यू कितनी होती है सर? हाँ सर 20 cos पता ही नहीं 50 सर। एक मिनट, 20 cos 50 नहीं होगा वो, आर आर स्क्वायर 100 तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअली। मतलब कैसे पता है क्या? जैसे सर तुम रिजल्टेंट निकाल रहे थे ना, और दोनों दोनों सेम ही थे, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, वैल्यू तो सेम ही थी दोनों की। ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। twice of a square. तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। और इसका एक फॉर्मूला है देखो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्लस है ना कॉस 2 cos थीटा sin थीटा बटा 2। नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है थी। हाँ हाँ तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाँ सर तो ये हो जाएगा अंडर हाँ रूट सर 2a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 2a cos थीटा बाय 2। cos तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए 10 है, तो ये हो जाएगा 20 cos थीटा कितना दिया 30 ना, दोनों के बीच का एंगल cos 15 डिग्री, ये आंसर है हाँ 20 cos 15। हाँ ओके सर गॉट इट? गॉट इट। इसलिए वो उस फॉर्मेट में थैंक यू दिया। सर। ओके ओके बेटा। हाँ सर ओके वैदे बोल रही सर हमारे टाइम नीट की डिफिकल्टी हार्ड हो सकती है क्योंकि उसमें एम्स भी ऐड किया है। हार्ड होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस तक जाएगा, मतलब लेवल जो पिछली बार की लेवल थी वही वो मैच कर ले वही काफी है। उस लेवल पे तो करने ही वाले हैं अपन, कर ही रहे हैं मतलब। सर हाँ सर सर्कुलर मोशन के नीट के पेपर में मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं? अच्छा यू मीन टू से, देखो मैं ना एक्चुअली इस बार है ना पूरा पूरा का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया उन लोगों ने। मतलब एवरी टाइम बैलेंस कैसा रहता है पता है क्या? चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं गिनते वो, सेक्शन वाइज गिनते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स सेक्शन है तो मैकेनिक्स सेक्शन से हाँ। कम से कम 1/4 क्वेश्चन मैकेनिक्स सेक्शन से रहते थे हमेशा। मतलब 45 में से कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से, और 25% 10 से 12 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अब वो मैकेनिक्स के कौन से भी चैप्टर से आ सकते हैं। अब कभी कभी होता था कि ग्रेविटेशन से 3-4 क्वेश्चन आ गए, कभी रोटेशन से 3-4 आ गए, कभी सर्कुलर के 3-4 आ गए, कभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आ गए। लेकिन एज अ होल मैकेनिक्स के 10-12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 10-12, और बाकी सब जो बचे हुए हैं ये 10, ये तो आधा हो गया। और बाकी सब में 5-6 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के, वेव्स के, थर्मो के, मॉडर्न फिजिक्स के थोड़े 7-8 आते थे थोड़े ज्यादा, बस ऐसा रहता था। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। इस बार मैकेनिक्स के क्वेश्चन कम आए, जो रेगुलरली 10-12 आने चाहिए तो उन्होंने हाँ। 5-6-7 ही क्वेश्चन डाले इस बार, तो वो गड़बड़ हो गया इस बार। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज्यादा क्वेश्चन आ गए। और इस बार के क्वेश्चन को है ना क्लासिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो इतने बेसिक क्वेश्चंस है। मतलब बेसिक चीजें, मतलब जो 10th का, फॉर्मूला बेस। हाँ, मतलब जिसने 10th का फाउंडेशन भी किया है, अपने फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो भी सॉल्व कर लेगा। मतलब उसको, मतलब वो क्वेश्चन इतने बेसिक थे, तो उसमें क्लासिफाई कैसे करना है, वो तो बेसिक का पार्ट है ना।
उसमें क्या क्लास मतलब यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट कन्वर्जन में तुम क्या क्लासीफाई, वो मैकेनिक्स का वो तो बेसिक है बहुत, है कि नहीं? सर लेकिन किसका भरोसा कि कैसा पेपर आ जाए सर। हाँ ना हाँ सर। सर, जब हम देंगे तो। हाँ, अब ये तो पता नहीं अपने को, तो अपन क्या करेंगे कि जो पिछले 10 साल के जो पेपर्स है उसी लेवल से चलेंगे ना। पिछले पिछले सर 10 साल। आपको क्या लगता है अभी 2 साल से पेपर इजी आ रहा था हमारे टाइम पे कैसा है? मुझे तो लगता है सर कि मतलब अब जो 12th को है उनका तो पेपर होगा ना, उनके पेपर से थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। इस बार का कुछ बोल नहीं सकते, अभी वो कोरोना का रीजन देके कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या पता, कोरोना का रीजन देके आप फिर से आसान निकाल ले। लेकिन देखो, आसान पेपर निकले या टफ निकले, कंपटीशन तो जो है तो वही रहने वाली है ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे सर मुझे कोई बोल रहा था कि सर शायद इस बार के मतलब आपकी बार नहीं, लेकिन इस बार जो 12th के स्टूडेंट है उनका जब पेपर होगा तो शायद उनके इसके लिए सिलेबस कम कर देंगे। अब सिलेबस कम करके क्या होगा, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना। बस कम करके इजी चैप्टर निकाल देते बस। नहीं, हाँ निकाल भी सर। दिए तो फर्क क्या पड़ेगा भाई, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या तो वही है, नंबर ऑफ सीट्स भी तो उतने ही। अगर तुमको कंपटीशन थोड़ा कम करना है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दो। मैं कहता हूँ कि देखो, मेरे हाथ में सारी चीजें नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यार एक एक बेसिक कट ऑफ होना चाहिए, उसके ऊपर जिसके मार्क्स है उस सबको एडमिशन मिलना चाहिए। इट्स लाइक तुम एक फिक्स कर दो, हाँ सर। जैसे हाँ सर, बराबर है। 70% से ऊपर आ गया तो उसको सबको एडमिशन मिलेगा, 70% के ऊपर, 80% के ऊपर आ गया तो उसको सबको मिलेगा। अरे जिसको डॉक्टर बनना है बनने दो यार, मतलब डॉक्टरों की जरूरत है, अपनी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है उस हिसाब से डॉक्टर कमी है अपने पास, जितने इंजीनियर है उससे तो डॉक्टर काफी कमी है। क्या क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर बनेंगे ज्यादा बनेंगे अपने यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है ना, मेडिकल पे मेडिकल एजुकेशन का जो है ना अपने यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट। ध्यान ही नहीं है सर। नहीं नहीं, ध्यान नहीं है वो नहीं इश्यू, अपने यहाँ पे इश्यू ऐसा है कि जो गवर्नमेंट रूल्स है वो रूल्स परमिट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा मन है गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो उसके जो रूल्स एंड कंडीशंस है ना वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि जैसे एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज प्रॉपर खोलने के लिए कम से कम 200-400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है। अब इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न्स कब आएगा इसका कुछ पता नहीं ना, तो पैसा कौन लगाएगा इसमें फिर? तो इसमें जो बिजनेसमैन लोग हैं वो तो नहीं लगाएंगे पैसा, एक्सेप्ट जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और ऐसी मेडिकल एजुकेशन में हर कंट्री में गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। हेल्थ कंसर्न इज फॉर एवरीबडी ना, सो हेल्थ शुड नॉट टर्न इनटू अ प्रॉफिट इंडस्ट्री, बिकॉज more than profit something else is important, and that is the health of citizens. So everywhere government takes a precaution। सिर्फ 1% है सब जीडीपी में। वही ना, तो अपने हाँ यहाँ पे सर। अभी चीजें थोड़ी बहुत सुधारने की कोशिशें हो रही है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल इश्यूज है, इसमें इसमें आप और मेरे जैसे कॉमन लोग, मैंगो पीपल कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलो रुकते हैं आज यहाँ पे। गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय। गुड नाइट सर सर। आप एररलेस बाय सॉल्व बाय। करते थे क्या सर? क्या बोल रहे हो बेटा? एररलेस सॉल्व करते थे क्या? अरे एररलेस थी ही नहीं उस टाइम पे, मैंने 2 ही बुक्स फॉलो की है ऑनेस्टली बताओ तो, एक एच सी वर्मा, एक डी सी पांडे, बस। वो भी वो मैकेनिक्स, वो अपने 6 अलग अलग पार्ट है ना डीसी पांडे के, वो वाले। एच सी वर्मा, डीसी पांडे, इसके बाहर गए नहीं मैं कभी, जरूरत सर वो पड़ी। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे फिर? जोड़ के रखे तो सर पूरी बिल्डिंग बन जाती फिर इसकी बने रहती। अरे यार मैं तो कहता हूँ कि जिस बुक से जो पढ़ने को मिले पढ़ लो, नॉलेज गेन करने का टाइम है, जहां से मिल रहा है वहां से ले लो। तुम तो यार लकी जनरेशन हो, तुम्हारे पास इतना इंफॉर्मेशन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन शॉर्टेज था, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हमको मिलती नहीं थी बुक्स, और तुम्हारे पास इतनी बुक्स है, तुमको समझ में आता कौन सा बुक रेफर करें। सर आप हाँ कितना सर। दिन करते थे पढ़ाई फिजिक्स की? फिजिक्स की पढ़ाई तो यार देखो, पढ़ाई में ना हमने टाइम गिना नहीं यार कभी, मतलब ऐसे मेजरमेंट नहीं किया हमने। मन किया तो यार 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लिया, नहीं मन किया तो 2-2 3-3 दिन नहीं पढ़ा, वो तो सीजनल टाइप था मेरा। मैं रेकमेंड नहीं करता वैसे, डिसिप्लिन स्टडी होना चाहिए लेकिन वो हर एक के पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अपना अपना प्रेफरेंस होता है यार। हाँ
और मुझे कोई एक्चुअली मुझे किसी को सलाह देने में भी इतना ये लगता है ना, ऐसे हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि मुझे कोई सलाह देना मुझे उसको गुस्सा आता है। आई एम लाइक तू तेरा काम कर, मैं मेरा देखता, मुझे पता है। तो वैसे तो सबका ही होता है सर। नहीं, आई मीन लाइक अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12th में था, अब जैसे हम टॉपर्स के साथ आपकी बात कराते हैं ना, तो हमारी भी ऐसी बात कर रहे थे टॉपर्स के साथ, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मतलब मुझे लगा यार यार ये क्यों बोल रहा है, इसकी प्रॉब्लम अलग है यार, मतलब इसकी इश्यू अलग है, ये अलग जगह पे रहता है, इसका स्कूलिंग अलग हुआ, मेरा स्कूलिंग अलग हुआ, ये इससे मैं मुझे क्या फायदा है, मेरा पढ़ने का सर टाइम वो वेस्ट। एज है ना, उसमें किसी को सुनने को अच्छा ही नहीं लगता। मतलब जो अपने मन को अच्छा लगे उसे वो वही करना हाँ ऐसा ना, लगता है सर। तो करो ना तुम वैसे, उसको पूरा पढ़ाई में डाइवर्ट करो ना उसको। इट्स लाइक तुम्हें अगर कोई चीज नहीं आती, लेटेस्ट से फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, भाई मेरा एटीट्यूड तो ऐसा रहता है कि यार मतलब जिसको आता है उसमें और मुझ में क्या फर्क है। आई मीन उसको भगवान ने कुछ ज्यादा दिया है क्या, उसको 2 सिंग है या फिर उसके पास कोई एक्स्ट्रा सेंस है। आई मीन मुझे तो फर्क नहीं दिखता। जब मैं पेपर में फोटोज वगैरह देखता था तो उनको देख के लगता था यार इनसे ज्यादा स्मार्ट तो मैं दिखता हूँ, यहाँ पे तो मेरा फोटो होना चाहिए। ये मेरी फीलिंग थी। अरे कुछ मतलब स्पेशल थोड़ी ना है, ये भी तो लोग ही है। दे आर आल्सो पीपल, हाँ, देर देखो ऑर्डिनरी सेंस में तुम देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें। आई मीन हम बात कर सकते हैं सब लोग लैंग्वेज में, which itself is a factor, which itself shows that everybody is creative। सिर्फ सोचना और बोलना ये चीज ही इतनी डिफिकल्ट है। आई मीन हाँ। इंटेलिजेंटली देखा जाए तो, इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो सबके इंटेलिजेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। अब क्या होता है कि इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब किसी का किसी एरिया में ज्यादा क्रिएटिव इंटेलिजेंस अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक में ज्यादा कैचअप कर लेता है, कोई एकेडमिकली जल्दी कैचअप कर लेता है, कोई ड्राइंग में, किसी में अलग अलग एरियाज रहते हैं इंटेलिजेंस। तुमको हाँ, सिर्फ उनकी हॉबी होती है सर नहीं, वो। तुमको देखना पड़ता है। जैसे फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स के लिए मैं मानता हूँ कि इमेजिनेशन बहुत नेसेसरी है और एनालिटिकल हाँ। माइंड होना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल मतलब देखो फिजिक्स में जिसको ये सोचना पसंद है, जिसको आदत है एनालिसिस की कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जिसको पसंद है ऐसे सोचना, उसको मजा आएगा। लेकिन जिसको सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको फिजिक्स पसंद नहीं आता। सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं। तो तुम एक चीज नोटिस करो, किसी भी टॉपर में, किसमें भी, जिसका बायो फेवरेट है ना, उसको फिजिक्स का भी फेवरेट नहीं रहता। जिसका फिजिक्स फेवरेट है ना, उसको बायो पसंद नहीं आता। तुम नोटिस करो इस चीज को, क्योंकि उसको सोचना पड़ता है फिजिक्स में। उसको लगता है बायो में क्या है यार, सब पढ़ रट्टा मारना है, ये याद रखो, वो याद रखो। यार कोई लॉजिक की बात करो, जिसको लॉजिक पसंद है वो फिजिक्स में आता है, जिसको मतलब चीजें समझ के एक बार याद रखनी है बस, वो बायो करेगा। तो यार अपना अपना तरीका है, तुम तुम्हारा तरीका ढूंढो बस, योर ओन पर्सनल, सर योर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, योर तुम्हारे लिए जो काम करता है एकदम परफेक्ट, अपने तरीके से करो और एकदम जम के करो। ठीक है, ओके चलो, सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर, बाय बाय सर।